स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए घटना चक्र समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी सामान्य अध्ययन बुक में दिए गए केमिस्ट्री से संबंधित सभी प्रश्नों को इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? जिसे कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? तो ये होते हैं मृत्तिका। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। मृत्तिका का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है, जबकि गाद का व्यास 0.002 मिमी से 0.06 मिमी के मध्य तथा महीन बालू या रेत का व्यास 0.06 मिमी से 2 मिमी के मध्य होता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित में से होती है 1 into 10 की पावर -15 मीटर। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 की पावर -10 मीटर, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 की पावर -15 मीटर होती है। अब देखते हैं धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म उपयोग से संबंधित प्रश्न। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो ये होती है चांदी की। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। चांदी उष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो ये होता है एल्युमिनियम। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानतया गिब्साइट, ब्रोमाइट एवं डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। यह सर्वप्रथम दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया, इसलिए इसका नामकरण बॉक्साइट किया गया। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पर तथ्यात्मक नोट्स दिए गए हैं जो बीच बीच में दिए गए हैं प्रश्नों को, तो इसे हम लास्ट में एक साथ में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। ऑप्शन सी सही है। पिच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त होता है, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, अर्जेंटाइट से चांदी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बताना है 4 में से कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। हीरे का होगा कार्बन, संगमरमर होता है कैल्शियम, बालू होता है यहाँ पर सिलिकॉन और माणिक्य होता है एल्युमिनियम। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकी जाली व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। मार्बल एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टली रूप से बना होता है। रेत का प्रमुख संघटक सिलिकॉन SiO2 है। माणिक्य या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य घटक एल्यूमिना है, साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन भी उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम बॉक्साइड होता है, जिंक कैलामाइन, आयरन हेमेटाइट, कॉपर सिनेबार नहीं होता। ऑप्शन इसमें भी सही होगा। एल्युमिनियम बॉक्साइड, कॉपर क्यूप्राइट, पारा मरकरी, सिनेबार, जिंक जस्ता, कैलामाइन, आयरन लोहा, हेमेटाइट है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। इसके बारे में नीचे देखते हैं। हीरा कार्बन होता है, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन, माणिक्य रूबी एल्युमिनियम ऑक्साइड,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो ये होता है हीरा। ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर हीरा है। यह कार्बन का एक अपर रूप है जो कि एक अधातु है। वुट्ज़ाइट, बोरान, नाइट्राइट संरचना में हीरे से मिलता जुलता तत्व है और ऐसा माना जाता है कि यह हीरे की तुलना में अधिक अधिक कठोर होता है। यह हीरे की तुलना में 18% अधिक तनाव स्ट्रेस सहन कर सकता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से इसकी अत्यंत अल्प मात्राएं ही अस्तित्व में हैं। अभी वुडजाइट, बोरान, नाइट्राइट के कठोरता गुणों का प्रायोगिक रूप से परीक्षण किया जाना शेष है। अतः वर्तमान परिक्षेप में अभीष्ट उत्तर यहाँ पे विकल्प डी माना जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो ये होता है सोडियम। ऑप्शन बी सही है। सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो ये होता है ऑक्सीजन तथा नमी। ऑप्शन बी सही है। लौह धातु के क्षयकरण के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसे लोहे में जंग लगना भी कहते हैं। अब देखते हैं मिश्र धातुओं से संबंधित प्रश्न। पहला है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, परीक्षण करना है। इनमें से बताना है कौन सा कथन इन चारों में से सत्य है। पहला है पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु होती है। तो पहला सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। कथन 1 व 3 सही है जबकि कथन 2 व 4 गलत है क्योंकि मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है तथा फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित में से मिलाते हैं क्रोमियम को। ऑप्शन बी सही होगा। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है। अब देखते हैं धातुओं के बारे में। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो ये होता है ऑक्सो कार्बन। ऑप्शन सी सही है। ऑक्सो कार्बन कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। 4 कथन दिए गए, इसमें बताना है कौन सा सही है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। तो पहला सही होगा इसमें। हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। इस प्रकार आंसर हमारे यहाँ पर ए होगा। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में स्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी स्थायी कठोरता दूर नहीं होती है, अतः यह उपयोग के योग्य नहीं रहता है। हीरा सबसे कठोर होता है। यह किसी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है तथा वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। इस प्रकार कथन 1, 2 सही है, 3, 4 गलत है। लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी सही होगा। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? लाल फास्फोरस का। ऑप्शन सी सही होगा। दिया सलाई माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है। नीलापद दिया सलाइयां बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाइयों के सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है और रगड़ने वाली सतह अर्थात डिब्बी पर लाल फॉस्फेट, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है तो ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। शुष्क बर्फ होता है तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है।
भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है 11.11%। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। जल का आणविक द्रव्यमान 2 + 16 18 ग्राम प्रति मोल है। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2। जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत 2/18 × 100 बराबर 11.11%। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए सही है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी सही है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी सही है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीट भक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये पौधे कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीट भक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये पौधे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल सागर में इसकी मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी सही होगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCH है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तथा इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। यह जल में विलय होता है, परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता। तनु अम्ल से इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया दी गई है, ये आपको स्वयं से भी देखना है। CaOH plus HCl एरो CaCl2 plus H2O plus Cl2। तो ये अभिक्रिया आप स्वयं से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आगे दिया गया है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। कौन सा क्या होता है आपको इसमें से बताना है। इसमें सही ऑप्शन होगा सी। ये आप मिलान स्वयं करिए। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन ए सही होगा। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। सभी चारों विकल्पों में दिए गए लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ये सभी लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं। यदि प्रश्न में अंग्रेजी रूपांतरण पर विचार किया जाए तो समुद्री नमक सी सॉल्ट को खाने की मेज पर रखे जाने वाले नमक के रूप में प्रयुक्त किया जाना इसलिए असुविधाजनक हो सकता है कि इसके दाने बड़े होते हैं और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है। इस आधार पर विकल्प भी अभीष्ट उत्तर इसमें हो सकता है।
बाकी यहाँ पे चारों नमक खाए जा सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक, संसाधित साधारण नमक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन ए सही है। रंगीन कांच बनाने के लिए इसमें विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अब देखते हैं कार्बनिक रसायन से संबंधित प्रश्न। पहला है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन, ऑप्शन सी सही है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? एथेफॉन, ऑप्शन ए सही है। एथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने को बढ़ावा देता है? एथिलीन, ऑप्शन डी सही है। दिए गए विकल्पों में से एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फुलेरिन्स फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें पहला ही गलत है। शुष्क वर्ग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। केराटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव होता है। शुष्क बर्फ ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। केराटिन यह मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्राण घातक रसायन से त्वचा, आंख के अतिरिक्त फेफड़े एवं DNA कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। फुलेरिन्स यह कार्बन परिवार का अपर रूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे C60 से व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो ये है ग्लिसरॉल, ऑप्शन ए सही होगा। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या नोबेल तेल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायमाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो ये होता है नायलॉन, ऑप्शन डी सही है। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है परंतु नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ये है पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर फ्लोरोपीन है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन ए होगा। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है जो रबर के वृक्ष से लैटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर के उदाहरण हैं पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन रबर, नियोप्रीन रबर, थायोकॉल रबर इत्यादि। पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक के उदाहरण हैं। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता? PVC, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। जैव निम्नीकृत बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है। सेल्यूलोज, स्टार्च एवं प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। PVC जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी सही है। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो ये होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये विस्फोटक नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग सूक्ष्म जीवरोधी, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। अन्य प्रश्नगत विकल्प विस्फोटक पदार्थ हैं, इनके नाम देख लेते हैं। ये हैं ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राई मेथिलीन, ट्राइनाइट्रेमीन, RDX। तो इनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी
कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस में मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलॉक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, ऑप्शन ए सही है। गोबर गैस में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन, ऑप्शन इसमें डी सही होगा। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी सही है। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2 होता है। इसका व्यापक रूप से प्रयोग खाद्य परिरक्षण में होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में, ऑप्शन ए सही है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है जिससे जीवाणु व दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते। इसलिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? यूजेनॉल, ऑप्शन बी सही है। लौंग के तेल का मुख्य घटक यूजेनॉल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। हाइड्रोपेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी के लिए प्रयोग होता है। द्रव अमोनिया प्रशीतक है। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का, ऑप्शन सी सही होता है इसमें। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से, ऑप्शन डी सही है। इओसिन एक ट्रेड ब्रोमोफ्लोरिसिन है। अधिकतर लाल स्याहियां इओसिन का तनु विलयन होती हैं। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? एथिलीन, ऑप्शन ए सही है। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। अब देखते हैं विविध के अंतर्गत प्रश्न पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑप्शन ए सही होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र H2S है। यह एक रंगहीन सड़े पदार्थों के दुर्गंध वाली गैस है। यह जहरीली, संक्षारक एवं ज्वलनशील होती है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? सल्फर, ऑप्शन बी सही है। सल्फर पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। यह सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? तो ये होता है ऑक्सीजन और हीलियम, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। कार बैटरियों में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो जो उपयोगी नहीं है ये होता है आसवन। क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन होता है, आसवन नहीं होता। आंसर ए होगा यहाँ पर। आसवन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जबकि ऊर्ध्वपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहते हैं बियर, ऑप्शन ए सही है।
अधिकतर बियर जौ के किण्वन से बनती है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब या आप जौ के नाम से बुलाया जाता है। अब देखते हैं तथ्यात्मक नोट्स। इसमें देखते हैं सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु एटम पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशी तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज पाउली ने की थी। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। अल्फा किरणों से बनी होती हैं जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित एवं गामा किरण अनावेशित होती हैं। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार एवं उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का संसूचक है जिसका उपयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जा सकता है। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य। समस्थानिक 6C14 संबद्ध है फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बेकुरल ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। एक अणु परमाणु कण नहीं है। ड्यूट्रॉन ऑटोहॉर्न ने अणु बम की खोज जिस सिद्धांत के आधार पर की है वह है नाभिकीय विखंडन। उसमें आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। M.N. साहा की क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अब देखते हैं ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि से संबंधित तथ्यों को। भौतिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात यह प्रक्रिया स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होती है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातन एवं वाष्पन भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जल अपघटन में लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। पाश्चुरीकरण द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पास्चर ने की थी। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अब देखते हैं अकार्बनिक रसायन के बारे में। पहले जानते हैं आवर्त सारणी के बारे में।
रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं समानता घटती हैं, जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ समानता विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। किसी अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है, जबकि किसी धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में आवर्त नियम प्रस्तुत किया। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, जिसके अनुसार तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब देखते हैं धातुएं, खनिज, अयस्क और गुणधर्म उपयोग से संबंधित तथ्यों को। पहला है लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है। कार्बोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है, जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की होती है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव्य अंत मिश्रित हो रहते हैं। अत्र जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफेद चूर्ण है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 × ½ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। मोनोजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। इसकी परावैद्युत शक्ति तथा रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, अतः इसे संधारित्र तथा अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। पारा चांदी जैसी सफेद और चमकीली धातु है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा या कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, सोडियम सल्फेट को ग्लोबर सॉल्ट तथा सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकरी उद्योग एवं अग्निशामक यंत्रों में, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग दंत मंजन बनाने में किया जाता है। फेरस सल्फेट का उपयोग मोहर लवण, रंग उद्योग एवं स्याही बनाने में होता है। आतिशबाजी के दौरान बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग, जबकि स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग उत्पन्न होता है। मिश्र धातु के बारे में देखते हैं। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। पीतल, ब्रांस तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। जस्ता अथवा यसद एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है।
जस्तीकृत लोहा, पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को यह सह सकता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पालिश की जाती है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जंग लगने से इसका भार बढ़ जाता है। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। कार्बन और उसके भिन्न रूप के बारे में देखते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु कार्बन का अपर रूप है। इसका सूत्र C60 है। 20 खटभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकी संरचना से आबद्ध होते हैं। कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः निम्न 4 प्रकारों में बांटा गया है। लिग्नाइट में कार्बन होता है 25 से 35%, सब बिटुमिनस में 34 से 45%, बिटुमिनस में 45 से 85% और एंथ्रासाइट या एंथ्रेसाइट में 85% से अधिक होता है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, एक्री गैसों के बारे में देखते हैं। हवा से भारी जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने वर्ष 1898 ईस्वी में किया था। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। अश्रु गैस का प्रयोग कभी-कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा अश्रु टपकने लगते हैं। एल्फा क्लोरो एसिटोफिनाल, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैसें हैं। अश्रु गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, हैलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव एवं आयोडीन एक ठोस है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील आध्यात्मिक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन होता है। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस या दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। अब देखते हैं उर्वरक के बारे में। नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक है। गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है। यूरिया या कार्बामाइड एक कार्बनिक तत्व है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CONH2। यहाँ पे ये होल 2 होगा। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। इसमें लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP एक उर्वरक है जिसका रासायनिक सूत्र NaNH4 2HPO4 है। अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक है। अमोनिया एवं सल्फर के मिश्रण से यह उर्वरक बनाया जाता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बनाता है, जिसे भारी जल कहते हैं। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवड़ी लगते हैं। कपड़ा धोने पर इससे झाग उत्पन्न नहीं होता, अतः कपड़ा धोने हेतु यह अनुपयुक्त होता है। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि यह फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देता है, जिससे फसलें कुंठित हो जाती हैं। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। इसका pH मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विष संक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर
जल शोधन क्रमशः स्कंदन, पूरण तथा अवसादन के द्वारा होता है। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में देखते हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। उसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषणों को बनाते समय किया जाता है। pH मान एक संख्या होती है। इससे पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त करते हैं। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिन विलयनों का pH मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, जिनका अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। pH मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों H+ की गतिविधि से सह लघु गुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका उपयोग होता है। NH3 एक लुईस क्षार है। AlCl3 BF3 एवं FeCl3 लुईस अम्ल है। अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफेद धूम्र उत्पन्न करती है। आयनिक यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन एवं ऋणायनों में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं। अब देखते हैं कार्बनिक रसायन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इनका सूत्र आप स्वयं देखिए। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापेखानों की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम में आता है। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। एसिटिलीन को एथीन C2H2 भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा फ्लोरोएथेन का निर्माण किया जाता है जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। अब देखते हैं अल्कोहल के बारे में। एथिल अल्कोहल में मिथेनॉल एवं पीरिडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है और इसको पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। यह शराब की भांति तीखी, अप्रिय गंध तथा तीव्र स्वाद वाला एवं विषैला होता है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। शराब एक एल्कोहली पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है। इसमें एल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट एवं शेरी, हिस्की, ब्रांडी, रम, जिन आदि कुछ प्रमुख शराब हैं। बियर में एल्कोहल की मात्रा सबसे कम तथा रम में सबसे ज्यादा होती है। अब देखते हैं बहुलक के बारे में। बहुलकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में होता है। नेक्स्ट है
अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल, किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, मेथिल एल्कोहल को। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, यह है टेफ्लॉन। अब देखते हैं खाद्य संरक्षण पोषक औषधि के बारे में। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्य है। इसका रासायनिक सूत्र C6H5COOH होता है। इसके लवणों यथा सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। एस्पर्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज या सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारण का कार्य भी करती है। एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राण घातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूध से दही उचित तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 12 घंटे में स्ट्रेप्टोक्रॉप्स एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवों जीवाणु द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोज के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन के कारण होता है। कुछ तथ्य हैं, देखते हैं। कच्ची चीनी रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज फल शर्करा। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉइड। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। दूध उदाहरण है एक इमल्सन पायस का। गोदुग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी पदार्थ होता है कैरोटीन। कौन कौन गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो ये है क्लोरीन। कार्बनिक अम्ल के बारे में देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल HCOOH और एसिटिक अम्ल CH3COOH दोनों कार्बनिक अम्ल हैं। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक तेज अम्ल है, क्योंकि इसमें H+ प्रोटॉन आसानी से मुक्त होता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जबकि टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। विस्फोटक पदार्थ के बारे में देखते हैं। RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव एक अति विस्फोटक ठोस पदार्थ है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6N6O6। RDX वास्तव में साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राइनाइट्राएमीन है। इसे अन्य कई नामों जैसे साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन एवं T4 के नाम से भी जाना जाता है। यह TNT से भी अधिक विस्फोटक होता है। इसके विस्फोट का वेग 8750 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण ही इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक रूप से किया गया था। RDX एक रंगहीन ठोस पदार्थ है, जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट या 1,2,3 ट्राई नाइट्रोक्सीप्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। ईंधन के बारे में देखते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस एवं डीजल जीवाश्म ईंधनों में से प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है, क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित करती है। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस की मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% तक मीथेन होता है। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जा सकता है। गैसोहोल ईंधन 10% एनहाइड्रस एथेनॉल, एथिल एल्कोहल तथा 90% गैसोलीन पेट्रोल का मिश्रण है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होती है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है।
यह कोयले के भंजक आसवन द्वारा बनाई जाती है। सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसमें 80% से 90% मात्रा मीथेन गैस CH4 की होती है। मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है। पेट्रोलियम कुओं में द्रव की सतह पर पाए जाने वाले हल्के हाइड्रोकार्बन्स के गैसीय मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहते हैं, जिसका संगठन इस प्रकार है। मीथेन 80%, ईथेन 7%, प्रोपेन 6%, नॉर्मल ब्यूटेन 4% तथा आइसोब्यूटेन 3%। एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक -12.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्राएथिल लेड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। कौन सा पदार्थ मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पाइरेथ्रम। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड से। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है कीटनाशक के रूप में। अब देखते हैं विविध के अंतर्गत कुछ पॉइंट। एलीथ्रिन संश्लेषित पाइरेथ्रोइड कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाई एथाइल सल्फाइड है। इस प्राण घातक रसायन से त्वचा, आंख, फेफड़े एवं डीएनए कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था। जिंक ऑक्साइड ZNO यसद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।